हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आपको यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का मैं यहाँ पर अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेंडल्स लॉ का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा गया क्वेश्चन। एक मैंने टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को लिया है और प्लस एक आपका इम्यून सिस्टम से मतलब इम्यून रिस्पॉन्स से लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने कवर करा है, तो आप तीनों क्वेश्चन को जरूर शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर हम सबसे पहले करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इलस्ट्रेट द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिविंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर मेंडल्स का नियम पूछा गया है और कौन सा नियम? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उसके बाद सेम फिर इसी क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट टाइम पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछे या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों में आपको सेम यही आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेंडल हैं उन्होंने अपना 2 नियम दिया था, ठीक है। एक आपका लॉ ऑफ आपका एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले होता क्या है, क्योंकि पहले आप डाई हाइब्रिड क्रॉस जानिएगा तब उसके बाद से आप नियम को समझिएगा। तो डाई का मतलब है कि 2 और हाइब्रिड मतलब संकरण, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 पेयर्स का यहाँ पे क्या करना है? संकरण करवाया गया। तो यहाँ पे मेंडल्स क्या किए थे? तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन हाउ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था वो क्या एक्सप्लेन कर रहा था? यहाँ पर बताया जा रहा था कि हाउ मतलब कैसे जो 2 पेयर हैं, 2 पेयर कोई भी कंट्रास्टिंग कोई 2 कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए अब आप एक तरह से मान लीजिए अगर पौधे के केस में देखा जाए तो मान लीजिए हम क्या किए, मान लीजिए मटर के केस में देखा जाए तो जैसे सीड का कलर हो गया, ठीक है, सीड का कलर हो गया, उसके बाद से और प्लस इसका जो साइज़ था, मतलब जैसे मान लीजिए रिंकल ले लिए और एक आपका रिंकल था और एक स्मूथ, ठीक है, रिंकल और स्मूथ और प्लस ग्रीन और येलो सीड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर को जो हम लोग इसमें उन्होंने लिया था और वो बताया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी नियम से ही मतलब इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के ही द्वारा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को या फिर अपने जो सेकेंड लॉ है उसको प्रूव भी किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज ए जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो एक तरह से आपको पता है ये अनुवांशिक मतलब एक तरह से जेनेटिक क्रॉस है इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट ट्रेट्स मतलब क्या? यहाँ पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर को लिया गया, ठीक है। ईच कंट्रोल्ड बाई अ सेपरेट जीन, जो कि जितने भी हैं वो अलग अलग जीन के द्वारा क्या कर रहे हैं? कंट्रोल किए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने बताया कि आप अगर सीड का कलर लेते हैं, ठीक है, सीड का शेप लेंगे तो एक हो गया राउंड और एक हो गया रिंकल, ठीक है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया, एक सीड शेप और एक सीड कलर, ठीक है। अब सीड शेप में राउंड और रिंकल लिए थे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और सीड कलर में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके क्या थे? येलो और ग्रीन कलर, ठीक है। तो उन्होंने इसी के द्वारा अपना नियम जो क्या था उसको प्रूफ किया था। तो अब जानेंगे लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। इसमें क्या होगा, अब डाई हाइब्रिड ही तो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिड बन रहा है, जो संकरण बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। एक तो सीड का कलर हो गया और एक आपका सीड का वहाँ पे शेप था, ठीक है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द अदर पेयर। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन हो रहा था, जैसे जो मेंडल का जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसके अनुसार, क्योंकि पहला डोमिनेंस है, दूसरा सेग्रीगेशन है, और उसी से फिर ये तीसरा, मतलब तीसरा इसको बोलते नहीं है, लेकिन उसी से ये दूसरा एक और नियम निकला था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जब सेग्रीगेशन हो रहा है, अलग हो रहा है दोनों पेयर का, तो ये क्या है, जो पहला इसमें कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड है, मतलब उससे स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द अदर पेयर, मतलब दूसरे पेयर से क्या होंगे, वो स्वतंत्र होंगे, ठीक है। दिस लॉ अप्लाइज व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये जो नियम है ये वहीं अप्लाई होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ पर जीन्स जो हैं, जीन्स मतलब क्या, जो आपको पता है जीन्स ही वो क्या है, वो कारक हैं जो जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर अनुवांशिक लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जीन्स क्या करेंगे, जीन्स ही जहाँ कहाँ पर लोकेटेड होंगे, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सिर्फ वहीं पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक मिनट, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम और, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या, ये लॉ, ये नियम वहीं अप्लाई होगा जब यहाँ पे जो जीन्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका जैसे इस पे हो गया, एक दूसरे किसी पे आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वहीं पे अप्लाई होंगे, और फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, या फिर यहाँ पर या तो वो एक दूसरे से दूर हों या फिर एक ही के दो आर्म्स हों, तो ये वहीं पर ये अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये तो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, लेकिन अब इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया था, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, उसको देखते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर का प्लांट, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, एक लंबा पौधा लिया था और एक उन्होंने बौना पौधा लिया, ठीक है। इन दोनों का जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में उन्हें जो प्राप्त हुआ वो सभी पौधे हाइब्रिड थे, मतलब क्या थे, लंबे थे, लेकिन अशुद्ध लंबा पौधा था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, दो यहाँ पर दो लक्षण, मतलब दो ट्रेट्स लिए, जैसे कि एक यहाँ पर आपको पता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और जो वाई है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आर है वो सीड का टाइप बता रहा है कि सीड का शेप क्या है, मतलब रिंकल है या फिर राउंड है, ठीक है। तो उन्होंने पहले यहाँ पर क्या लिया, येलो राउंड उन्होंने पहले क्या लिया, येलो लिया, और सीड कैसा था, राउंड था, ठीक है, येलो और राउंड सीड था, ठीक। और दूसरा जो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, यहाँ पे ग्रीन और रिंकल सीड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका गोल और पीला बीज है, यहाँ पे हरा और झुर्रीदार बीज है, ठीक है। उन्हीं का उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। जब संकरण करवाया तो यहाँ पर जो उनको F1 पीढ़ी में यहाँ पे, मतलब जो आपका फर्स्ट इसका जनरेशन था, यहाँ पर उन्हें सारे के सारे जो भी बीज प्राप्त हुए थे गोल और पीले प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि F1 जनरेशन में हमेशा जो रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब जो यहाँ पर आपका ये वाला जो कैरेक्टर था, मतलब जो रिसेसिव था वो छिप जा रहा था, मतलब यहाँ पर जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर के आगे रिसेसिव कैरेक्टर छिप जा रहे थे। जैसे लंबे के आगे बौना,
पौधा छिप रहा था, वैसे सेम यहाँ पर भी जो आपका ग्रीन और जो झुर्रीदार बीज थे वो छिप गया और सारे बीज कैसे दिखे, उनको सारे के सारे बीज येलो और गोल दिखे, ठीक है, मतलब राउंड दिखे। तो फिर अब इसी का उन्होंने क्या कराया, फिर से इसी का सेल्फिंग करवाया F2 जनरेशन में। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर जब उनको ये प्राप्त हुआ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो अब इससे उनको 4 टाइप्स के गैमेट्स प्राप्त हुए, ठीक है। F1 जनरेशन में तो ये उनको मिला, तो अब इससे क्या हुआ, अब इसका जो गैमेट्स बनेंगे, तो एक आपका गैमेट्स बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमेट कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इससे 4 गैमेट्स मिलेंगे ना, बनेंगे। कैसे बनेंगे आपको यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। क्योंकि आपको ये चेकर बोर्ड जरूर बनाना पड़ेगा, अगर आप इसको बनाएंगे तो आप थोड़ा कम भी लिखते हैं फिर भी आपको नंबर्स अच्छा मिलेंगे, लेकिन इसको बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, बहुत टफ नहीं है। आप एक बार इसको ले लीजिएगा, फिर इनका क्रॉस करा के जो आपको ये प्राप्त हो रहा है F1 जनरेशन में, फिर उसी से गैमेट्स बना लेंगे। तो मान लीजिए आपको पहला गैमेट्स बनाना है, ठीक है। तो अब एक बार आप ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर है, पहले के लिए हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आप चाहें तो फिर यहीं से कैपिटल वाई और स्मॉल आर ले सकते हैं। फिर सेम ऐसे इसके लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक बार बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो देखिए 4 तरह के गैमेट बन गए, बने कि नहीं बने, ठीक है। तो इसी तरह आप बना लीजिएगा, एक बार इसका इससे, फिर इसी का इससे करवा दीजिएगा, फिर इसका इससे, फिर इससे, ठीक है। तो ये 4 आपको गैमेट्स मिल जाएंगे। तो गैमेट्स बनाना आसान है ना, गैमेट्स बनाना टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर एक बार इसका इससे कर देंगे, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कैपिटल वाई का कैपिटल आर से, तो यहाँ पर देखिए मिल गया। फिर इसी कैपिटल वाई का स्मॉल आर से कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 गैमेट्स मिलेंगे। फिर अब जो 4 गैमेट्स हैं उन्हीं में ही उन्होंने क्या कराया, सेल्फ क्रॉसिंग करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो 4 गैमेट्स है सेम वही 4 गैमेट्स आपके इधर भी रहेंगे। तो आप अब बस इनका मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। देखिए अब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमेट्स प्राप्त होंगे, मतलब यहाँ पे जो अब यहाँ पे जनरेशन, जो यहाँ पे आपको जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी सीड टाइप या कलर जो है जो प्राप्त होगा वो कैपिटल वाई कैपिटल आर प्राप्त होगा, ठीक है। सेम फिर अब इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर प्राप्त होंगे कि नहीं। फिर सेम इसमें भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सेम फिर इसका इसमें करवा देंगे। ऐसे ही फिर ये नीचे वाले का इससे, फिर इसका, फिर इससे, फिर इससे, इससे, फिर सेम ऐसे इस नीचे वाले का भी इनसे इनसे ऐसे कराते चले जाएंगे। और ये आपको पूरे जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जीन्स प्राप्त हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो फिनोटिपिक रेशियो बनता है इसका, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 2 तरह होते हैं। एक फिनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो होता है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है कि आप जो फिजिकली जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको बाहर से दिख रहा है। जैसे मान लीजिए फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया, 9:3:3:1। कहने का मतलब है कि अब 9 यहाँ पर आपको गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे, ठीक है। एक यहाँ है 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, तो 9 आपको गोल पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वो 9 हो गया। फिर उसके बाद से 3 आपके हरे और गोल बीज प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद फिर उनको जो झुर्रीदार मतलब पीला झुर्रीदार बीज कितने प्राप्त हुए, वो भी 3। तो आप इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद सॉरी पीले के लिए देख रहे हैं ना, तो 1 2 3, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम उसके लिए ग्रीन मतलब हरा झुर्रीदार देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त हुआ वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया गया कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक
या जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कितने शुद्ध आपके गोल बीज, मतलब कितने शुद्ध पीला गोल बीज प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एक शुद्ध ये दिख रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर और कहीं दिख रहा है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको एक ही दिख रहा है। फिर सेम ऐसे आएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो आपका ये तो हो गया, पीले बीज के लिए आपको एक दिख रहा है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर फिर से अब शुद्ध आप यहाँ पे ग्रीन मतलब हरा और गोल बीज देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। फिर शुद्ध आपका एक ये भी है, ठीक है। यहाँ दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे संकरण हो गया। फिर झुर्रीदार के केस में जो आप देखेंगे तो झुर्रीदार का तो यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर अशुद्ध यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कितने अशुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त हुए हैं, तो देखिए ये भी आपका अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है यहाँ पर। लेकिन ये जो गोल जो है वो आपका शुद्ध है, ठीक है। लेकिन फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दोनों कैपिटल वाई दिख रहे हैं, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ भी संकरण दिख रहा है, यहाँ भी संकरण है, यहाँ भी संकरण है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है इसका जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब उसको पूरी तरह से सेग्रीगेट कर देना, एकदम अलग अलग सबको दिखाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो से ही मतलब है कि यहाँ पर देखिए, देखने में आपको किस तरह जो लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको देखने में यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे 9 आपके जो हैं वो गोल पीले बीज प्राप्त हुए, 3 यहाँ पे आपको गोल हरे बीज प्राप्त हुए, 3 यहाँ पर आपको झुर्रीदार पीले बीज और 1 झुर्रीदार हरा बीज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं कि मेंडल्स क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग प्लांट को लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो अब कौन कौन से, राउंड येलो सीड का, अब राउंड येलो सीड के लिए उन्होंने क्या यहाँ पर जो मतलब जो कैरेक्टर था वो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब रिंकल्ड ग्रीन सीड के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है आपके, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये तो आपको दोनों याद, ये नाम तो याद करना पड़ेगा। फिर इसी से उन्हें 4 टाइप्स के जो गैमेट्स प्राप्त होंगे। तो पहले इससे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर वाई टाइप के गैमेट्स, ठीक है। और स्मॉल वाई क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल वाई गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब इन F1 जनरेशन, अब जो पहला जनरेशन क्या था, जितने भी जनरेशन पहले थे वो क्या, ऑल ऑफ स्प्रिंग रिसीव आर वाई फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड आर वाई फ्रॉम द अदर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक आर वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक पेरेंट से, स्मॉल आर वाई जो आपका था एक पेरेंट से यहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है। जीनोटाइप अब यहाँ पर जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिनोटाइप क्या होंगे, जितने भी ऑल प्लांट्स हैव राउंड येलो सीड्स, ठीक है। मतलब जीनोटाइप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं वो आपको कैपिटल आर मतलब संकरण टाइप के दिख रहे हैं। लेकिन जो फिनोटाइप की बात करेंगे तो जितने भी वहाँ पे सीड प्राप्त हुए थे आपको F1 जनरेशन में क्या थे, सभी के सभी पीले थे और क्या थे, गोल थे। अब फिर उसके बाद F1 प्लांट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, अब F1 प्लांट्स जो यानी कि F1 जनरेशन का जो प्लांट था उसी का फिर उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब सेल्फ क्रॉस हुआ। तो यहाँ पर ये गैमेट्स प्राप्त हुए, ठीक है। अब ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रपोर्शन, ठीक है। तो अब इनका जब गैमेट्स बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि इसका गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो 4 टाइप्स के ये गैमेट्स प्राप्त हुए। कौन कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है।
तो इस तरह से इनका ये पूरा गैमेट्स प्राप्त हुआ। फिर उसी का उन्होंने फिर से जब क्रॉस करवाया तो क्या प्राप्त हुआ कि आफ्टर कंबाइनिंग ऑल गैमेट्स द फॉलोइंग फिनोटाइप्स अपीयर। तो फिनोटाइप में आप रेशियो इधर देख सकते हैं। तो राउंड येलो कितने प्राप्त हुए थे 9, राउंड ग्रीन कितने थे 3, और रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल फिनोटिपिक रेशियो क्या प्राप्त हुए थे 9:3:1। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मेंडल्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मतलब बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस दो तरह के क्रॉस होते हैं। एक आपका होता है जो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा जब भी क्रॉस होगा F1 जनरेशन का, F1 मतलब क्या, F1 कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम लेंगे तो इनसे जो गैमेट प्राप्त होंगे तो इसका कैपिटल टी और इससे जो मिलेगा वो स्मॉल टी। ठीक है, इन दोनों का जब पॉलिनेशन होगा तो आपको जो F1 जनरेशन में जो आपको पौधा प्राप्त होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही तो है F1 जनरेशन। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का ही हमको दोनों में क्रॉस कराना रहता है, चाहे वो बैक क्रॉस हो या टेस्ट क्रॉस हो। लेकिन अब डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस हमको कराना किससे है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो जब भी इस F1 जनरेशन का, किसका, इस F1 जनरेशन का जो आपको ये F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ है, इसका जब भी क्रॉस हम क्या करेंगे, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, दोनों में से किसी से भी हम इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे तो वो क्रॉस कहलाएगा बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस का मतलब समझें कि एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक आपका होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जैसे पौधे का लंबापन, तो लंबा क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिसेसिव क्या है, उसका बौनापन, मतलब स्मॉल टी। तो अगर जब भी हम कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या, जो आपको F1 जनरेशन में जो आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसका जब भी आप क्रॉस चाहे कैपिटल टी या चाहे कैपिटल स्मॉल टी मतलब चाहे डोमिनेंट में करवाइए या तो रिसेसिव में करवाइए, तो आपका वो क्रॉस कहलाएगा हमेशा बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस समझ में आया कि बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जब भी आपका ये जो F1 जनरेशन में जो आपको ये प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो ये भी जो भी ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुआ उस ऑफ स्प्रिंग का, इसी का कैपिटल टी स्मॉल टी का आप क्या करेंगे, या तो इसमें क्रॉस करवाएंगे या तो कैपिटल टी। ठीक है, या तो स्मॉल टी या तो कैपिटल टी में जब भी आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर ये होगा आपका बैक क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए F1 क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से हम क्या करेंगे, जब भी क्रॉस कराएंगे, कोई भी पेरेंट हो, चाहे वो कैपिटल टी हो, चाहे वो स्मॉल टी हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, सेल्फिंग भी होगी तो भी आपका बैक क्रॉस कहलाएगा। टेस्ट क्रॉस क्या है, अब टेस्ट क्रॉस में बस इसमें क्या होगा, रिसेसिव से, ओनली रिसेसिव से होगा, यानी कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो भी यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ हम रिसेसिव से ही क्रॉस करवा सकते हैं, बाकी किसी भी पेरेंट से नहीं, ना ही डोमिनेंट से, ना ही कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, मतलब F1 क्रॉस्ड विथ रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस ध्यान रखिएगा, हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, होमोजाइगस मतलब क्या, दोनों सेम होंगे, स्मॉल टी, ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल टी हो जाए कि स्मॉल टी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से ज़रूर कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन में प्राप्त हो उसका क्रॉस सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव से हो रहा है स्मॉल टी में, लेकिन यहाँ पर हम किसी से भी करा सकते हैं, चाहे रिसेसिव से करवाएं या डोमिनेंट से करवाएं या इसी से सेम सेल्फिंग करवा दे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी बैक क्रॉस हैं, ठीक है, मतलब जितने भी टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस हो सकते हैं, पर बैक क्रॉस कभी भी टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अब बैक क्रॉस तो किसी से भी करेगा तो वो टेस्ट क्रॉस कैसे हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन बैक क्रॉस कभी टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इसके नोट्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर
back cross and test cross. Back cross is the crossing of an F1 hybrid with any one of its parents, while test cross is the crossing of an F1 hybrid with a homozygous recessive parent only. ठीक है, याद रखिएगा जब भी टेस्ट क्रॉस की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस वो भी रिसेसिव पेरेंट्स होंगे। ठीक है, रिसेसिव मतलब जो लक्षण छिप रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तब क्या होगा, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, कन्फ्यूज हो रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे टेस्ट या बैक क्रॉस। तो जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा है एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहा है, तो जिस सब्जेक्ट में वो फेल होगा तो जैसे यहाँ पे जो स्मॉल टी लक्षण है वही तो छिप रहे हैं, मतलब वही तो फेल हो रहा है, अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पा रहा, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसी से ही तो टेस्ट होगा जिसमें आप वीक पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, तो बार बार आप उसी को बार बार जैसे रिवाइज करते तो समझिए ऐसे इसमें भी बार बार उसी में ही क्रॉस होगा। समझ में आया? अब तो टेस्ट क्रॉस नहीं भूलेगा, जैसे आप एग्जाम में टेस्ट देते हैं समझिए ये भी अपना टेस्ट देगा रिसेसिव के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं भूलेंगे। इन बैक क्रॉस द पेरेंट यूज्ड मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, वेयर एज इन टेस्ट क्रॉस द पेरेंट इज ऑलवेज रिसेसिव। मतलब बैक क्रॉस में जो पेरेंट है वो चाहे डोमिनेंट ले सकता है कैरेक्टर या रिसेसिव, लेकिन हमेशा टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर मतलब फेल वाले ही कैरेक्टर वो ले सकता है। ठीक है, बैक क्रॉस इज मेनली यूज टू रिकवर पेरेंटल कैरेक्टर और इम्प्रूव ट्रेड्स। जो बैक क्रॉस होता है वो हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर को ही ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, बार बार इम्प्रूव कर रहा है उस कैरेक्टर को। वाइल टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिटरमाइन करेगा, क्या पहचानेगा, सिर्फ जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आगे देखते हैं। बैक क्रॉस में बी ऑफ टू टाइप्स। अब जो बैक क्रॉस है वो भी दो तरह का हो सकता है, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस, दूसरा रिसेसिव बैक क्रॉस। मतलब अगर कैपिटल टी से अगर वो मतलब जो आपका F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी प्राप्त हुआ है इसका क्रॉस किससे करवा दिया जाए, कैपिटल टी से, तो ये डोमिनेंट आपका कहलाएगा। अगर इसी का कैपिटल टी का स्मॉल टी जो है स्मॉल टी में कर देंगे तो वो रिसेसिव बैक क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, वेयर एज टेस्ट क्रॉस इज ओनली रिसेसिव इन नेचर। ठीक है, द फिनोटाइपिक रेशियो इज ए बैक क्रॉस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट यूज। अब जैसे देखिए अब इसमें क्या है, जब भी बैक क्रॉस होगा तो फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा तो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि अब जो भी जिस अकॉर्डिंग पेरेंट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग रेशियो प्राप्त होगा। वाइल इन ए टेस्ट क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑलवेज 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हो रहा है ना। जैसे कहने का मतलब आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का आप करवाएंगे स्मॉल टी, अब इससे जो गैमेट्स प्राप्त होंगे, एक तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरह के यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी, तो एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, यही तो दो प्राप्त होंगे, तो 1:1 आपका रेशियो प्राप्त होगा हमेशा। ठीक है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो है, क्योंकि एक आपका अशुद्ध लंबा पौधा बन रहा है और एक आपका शुद्ध बौना पौधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही आपको देखने को मिलेंगे। तो नोट में एक पॉइंट आप लोग जरूर इंक्लूड करिएगा यहाँ पर कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। ठीक है, क्यों नहीं है मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस इम्यून रिस्पॉन्सेज यूज्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर इसी को और तरीके से कैसे पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ बीटा नहीं है यहाँ पे बी सेल है। ठीक है, बी सेल एंड टी सेल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ओवरऑल मिला के आपसे क्या पूछा जा रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है, उसके बाद से और क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो आपके बी सेल है और टी सेल हैं उनके इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन वो कैसे करते हैं, आपको वही मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं।
तो देखिए, अब जो भी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कहने का मतलब है कि इम्यून मतलब क्या, जो आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम। तो जैसे अगर मान लीजिए आप कोई ह्यूमन है, या फिर कह देते हैं मान लीजिए ह्यूमन का कोई एक कोशिका है, कोई सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन आएगा, कोई ऑर्गेनिज्म इसको अटैक करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए अब कोई मनुष्य है, उसको मान लीजिए कोई बीमारी होने वाली है, तो कोई भी अब ये जो फॉरेन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वायरस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ सकता है, ठीक है। तो इस, या फिर कोई केमिकल हो सकता है। तो मान लीजिए अब वो इस कोशिका को क्या करने वाला है, मतलब प्रभावित करने वाला है, इन्फेक्शन कॉज करने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कोशिका अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पर क्या होगा, कोशिका अपने आप को बचाने के लिए एक इम्यून सिस्टम बनाएगी, ठीक है। एक इम्यून सिस्टम मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, और वो एंटीबॉडी बनाने के लिए जो है वो आपका ब्रेन के द्वारा ही संकेत मिलता है। तो यहाँ पर जो जो बी सेल हैं, यही आपके क्या बनाते हैं, यही एंटीबॉडी बनाते हैं उससे लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, तो जो एंटीबॉडी है वो आपका शरीर बनाएगा जो भी बाहरी रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी सेल है वही आपका क्या बनाएगा, वही आपका एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन जो टी सेल है वो एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन उस एंटीबॉडी को बनाने में क्या करेगा, हेल्प करता है, ठीक है। तो इम्यून रिस्पांस समझ में आया कि मतलब इम्यून रिस्पांस का मतलब ही होता है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे काम कर रही है, यानी कि कैसे एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखते हैं कि जैसे आपको कभी कभी देखते हैं आपके ही घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, ठीक है, सर्दी जुकाम कुछ लोगों को बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ लोग को नहीं होता है, तो साथ साथ में ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब एक लोग को हुआ तो तुरंत सबको हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। मौसम चेंज हुआ तो सब पे इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी किसी का क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या होते हैं, वो रोगों से आराम से लड़ लेते हैं, इसलिए उनको जल्दी बीमारियाँ नहीं होती है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उनको तुरंत बीमारी हो जाती है, ठीक है। द इम्यून रिस्पॉन्स इन वर्टिब्रेट्स इज मेनली कैरिड आउट बाय लिम्फोसाइट, ठीक है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा, स्पेशली बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। तो आपको पता है लिम्फोसाइट क्या है, ब्लड आपने पढ़ा होगा, तो ब्लड में आपको पता है ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक आपका ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स में भी आपके एक WBC फिर RBC होते हैं, तो WBC का ही एक टाइप है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो मेन वही जो है, वही इम्यून सिस्टम मतलब कह सकते हैं एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और स्पेशली कौन कौन है, एक आपके बी सेल हैं और दूसरे टी सेल हैं, ठीक है। दीज सेल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो दोनों सेल हैं वो साथ साथ काम करते हैं और क्या करेंगे, स्पेसिफिक यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ बी सेल, अब पहले हम बी सेल का रोल देखेंगे। अब देखिए बी सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी सेल को और किस नाम से जान सकते हैं, बी लिम्फोसाइट। तो अब इसका देखिए काम क्या है, तो सबसे पहला काम ही है इसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्पेशली बी सेल है वही एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है। और जो टी सेल है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सेल्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो बी सेल है वही क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। और आपको पता है एंटीबॉडी क्या है, जो रोगों से, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है। तो ये उसको बनाने का काम करता है। ऑन encountering a specific antigen, B cells differentiate into plasma cells which secrete large amounts of antibodies, ठीक है। अब इसी एंटीबॉडीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रोल। दूसरा रोल इसका क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा रोल क्या, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो बी सेल्स मेडिएट
ह्यूमरल इम्यूनिटी विच इज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। अब जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है उससे लड़ने के लिए यहाँ पे क्षमता प्रोवाइड करता है, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, कोई केमिकल्स हो गया, तो उससे ये लड़ने के लिए क्षमता प्रोवाइड करता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल, प्लस ये मेमोरी सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो सम एक्टिवेटेड बी सेल बिकम मेमोरी बी सेल, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो एक्टिवेट बी सेल हैं वो क्या बन जाते हैं, वो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच रिमेन इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो हमारे शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ए फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो ये क्या किस में हेल्प करते हैं, ये बहुत तेज़ी से हेल्प करते हैं और मतलब बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। इनको इतना आसानी से कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑन री एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, ठीक है। चौथा इसका काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन में, इसका चौथा रोल क्या है, एंटीजन प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सेल्स कैन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको एपीसीएस सेल के रूप में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे, बाय प्रेजेंटिंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन ऑन एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल्स टू द हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो ये हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, ये एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, किस में प्रोसीड करेगा, एंटीजेंस के रूप में। कहाँ पर, एमएचसी पर, ठीक है। किसके लिए, हेल्पर टी सेल के लिए। अब आपको पता है टी सेल, हेल्पर टी सेल क्या है, वो तो टी सेल है, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं टी लिम्फोसाइट मतलब रोल ऑफ टी सेल। आपने बी सेल जान लिया, बी सेल ही क्या करेगा, मेन एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब टी सेल क्या करेगा, पहला काम है इसका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एक तरह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं बी सेल को क्या करेगा, सक्रिय करने का, एक्टिवेट करने का काम करता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन लाइक वायरसेस एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब किसके अगेंस्ट, बी सेल को बताएगा कि हाँ आपको एंटीबॉडी बनाना है, तो किसके अगेंस्ट, या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। दूसरा हेल्पर टी सेल, अब हेल्पर टी सेल को टीएस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दे सिक्रीट साइटोकाइनिन्स, जो आपके हेल्पर सेल हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइनिन्स, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो टी सेल है वो हेल्प करेगा बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो वो कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पर वही क्या करेगा, जो इस टी सेल का जो हेल्पर टी सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा, साइटोकाइनिन, ठीक है, या इसी को बोलेंगे इंटरल्यूकिन्स दैट एक्टिवेट बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड माइक्रोफेजेस, ठीक है। अब देखिए, अब जो टी सेल का जो साइटोकाइनिन जो यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है वो क्या करेगा, किसको एक्टिवेट कर रहा है, बी सेल के, किसको, बी सेल के साइटोटॉक्सिक को, क्योंकि अब उसको एंटीबॉडी बनाना है ना, तो किसी के विरुद्ध लड़ना है, उसको फाइट करना है, तो एक तरह से तो वो साइटोटॉक्सिक ही तो बनाएगा टी सेल, एंड और क्या बनाएगा, मैक्रोफेजेस बनाएगा, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स प्ले अ की रोल इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय स्टिम्युलेटिंग बी सेल, ठीक है। मतलब हेल्पर सेल क्या करेगा, एक तरह से वहाँ पे कुंजी का काम कर रहा है ना, क्योंकि क्या कर रहा है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बी सेल को क्या कर रहा है, एक तरह से उसको एक्टिवेट कर रहा है, स्टिम्युलेट कर रहा है, मतलब उसको सक्रिय कर रहा है, टू प्रोलिफरेट एंड डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट इसका काम है तीसरा, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। अब तीसरा क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम टीसी सेल्स बोलते हैं। दे डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। वैसे देखिए ये एंटीबॉडी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो टी सेल का जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको मारने का काम करेगा, ट्यूमर सेल्स हो गया उसको भी, एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू बाय रिलीजिंग परफॉर्मिंग एंड
ग्रेनजाइम्स, ठीक है। मतलब ये एक तरह से डायरेक्ट उनको मारने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर हुआ तभी कैंसर सेल बनेंगे। कैंसर सेल हमेशा बनते रहते हैं बॉडी में, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमेशा उससे फाइट करता रहता है, ठीक है। चौथा है रेगुलेटरी या सप्रेसर टी सेल। अब देखिए सप्रेसर से मतलब ही है कि वो उसको दबाने का काम करेगा, ठीक है, सप्रेस करने का या फिर रेगुलेट करने का काम करेगा। कैसे? दे कंट्रोल एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्सेस टू प्रिवेंट ऑटो इम्यून रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसको क्या करेंगे, उनको चाहेंगे तो ये उसको सप्रेस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब दबा देते हैं कि वो अपने लक्षण को ना दिखा पाए। एक तरह से ये रेगुलेटरी का भी काम करेंगे, मतलब एक तरह से सप्रेसर का काम करते हैं। रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब जब लड़ना है तो वो बी सेल को क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ आपको क्या करना है, एंटीबॉडी बनाना है। लेकिन जब नहीं ज़रूरत है तो उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करेगा, यही आपका टी सेल। फिर है मेमोरी टी सेल। ये क्या होगा, दीज सेल्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। क्योंकि देखिए अब मेमोरी टी सेल का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक जो एंटीबॉडी काम करता रहे, ठीक है। ये उसको क्या करेगा, यही दीज सेल यही क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बाय रिस्पॉन्डिंग रैपिडली ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब इनका हम रोल देखते हैं कि दोनों साथ साथ कैसे काम करते हैं। तो रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी प्रोडक्शन में आपके जो बी सेल और टी सेल कैसे साथ साथ काम करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि कंबाइंड एक्शन, मतलब एक साथ कैसे काम करते हैं। वैसे आपने अलग अलग तो रोल देखा, लेकिन एंटीबॉडी के केस में सिर्फ दोनों मिलके कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटीजन है वो सबसे पहले किससे रिकॉग्नाइज्ड होगा या फिर प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हेल्पर सेल आएगा, तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक बी सेल, कैसे, थ्रू साइटोकाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हेल्पर सेल आएगा वो साइटोकाइनिन क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। साइटोकाइनिन सिक्रीट होगा तो आपका यहाँ पर जो एंटीजन का मतलब क्या, एंटीजन के लिए तो एंटीबॉडी बन रहा है। एंटीजन कौन है, जो आपका फॉरेन जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आ रहा है तो उसको पहले देखेगा जो आपका टी सेल है उसको देखेगा और बताएगा कि हाँ यहाँ पे कोई फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आया हुआ है, ठीक है। तो अब ब्रेन क्या करेगा, बताएगा कि हाँ एंटीबॉडी बनाना है। तो यहाँ पे जो टी सेल है, टी का जो आपका यहाँ पर हेल्पर सेल है, वही हेल्पर सेल क्या करेगा, तुरंत साइटोकाइनिन सिक्रीट करेगा। साइटोकाइनिन सिक्रीट होगा तो यहाँ पर फिर आपका बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो एक्टिवेटेड बी सेल, अब यहाँ पे बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बट जाएगा, विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड मेमोरी बी सेल, जो क्या बनाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और या फिर मेमोरी यहाँ पर आपका बी सेल बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका जितना भी इस पार्ट में, जितने भी इस सेशन में जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए वो आपका कवर हो गया। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।